एनवायरमेंटल ऑडिट ENV audit.ppt और एक ENV ऑडिट केस हिस्ट्री .ppt। दोनों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पोस्ट किए थे। अब इसमें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है एनवायरमेंटल ऑडिट, वो करीब 90 स्लाइड्स का है और उसमें सारी स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं है। वो तो खाली जो है उससे ब्राउज करके बताते जाएंगे, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा आपको, साथ के साथ जो है वो लिखते जाओ। तो जो ये वाला खोलो PPT जो ENV audit.ppt है, इसमें फर्स्ट पेज जो है ये वही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट का है और ऊपर ईयर देखोगे तो उसमें 93-94 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वही 92-93 से ऑडिट वाला स्टार्ट हुआ था। तो 93-94 का डॉक्यूमेंट है और इसमें फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम जो बना हुआ है उसमें दिखाया हुआ है कि किसी भी यूनिट ऑपरेशन को एक्चुअली ऑडिट के टाइम पे या वैसे भी EIA रिपोर्ट में भी किस तरीके से एक्चुअली व्यू करते हैं। मतलब यूनिट ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक एक प्लांट जो एक एक काम करता है इंडस्ट्री में, वो एक एक यूनिट ऑपरेशन हुआ। कि जैसे एक यूनिट है वहाँ पे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो एक यूनिट है जहाँ पे डाइंग होता है, दूसरी यूनिट है जहाँ मॉडर्नेटिंग होता है, थर्ड यूनिट में कुछ और होता है, उस तरीके से। तो these are units in the industry or they are unit operations. Any unit operation is actually viewed like this, that is unit operation जो बीच में लिखा हुआ है। और उसमें मेनली क्या चीजें देखते हैं कि सबसे पहली चीज की रॉ मटेरियल्स, उस यूनिट ऑपरेशन के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। तो वो रॉ मटेरियल्स दिखाया है कि अंदर जा रहे हैं, इनपुट जा रहे हैं, और रॉ मटेरियल के साथ साथ कितना एयर, एनर्जी, कैटलिस्ट इफ यूज्ड, क्या क्या यूज कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है कि इफ कैटलिस्ट इज बीइंग यूज्ड, वाटर, एयर, व्हाट इज बीइंग यूज्ड, इज एनर्जी बीइंग यूज्ड। ठीक है। और फिर उससे ये तो इनपुट वाली चीजें होंगी, और आउटपुट में फिर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, और कैटलिस्ट ऑब्वियसली एज सच जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी यूनिट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री को इस तरीके से व्यू करके देखते हैं, इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या निकल रहा है। आउटपुट में प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और कैटलिस्ट। और फिर नीचे जो दिखाया है वो कोई चीज क्या हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू रिसाइकिल एनीथिंग। तो वो वहाँ रिसाइकलिंग में दिखाएंगे कि जैसे वाटर जो है वो यूसेज के बाद में फिर दोबारा उसको सेम यूनिट ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या एयर या एनर्जी जो भी यूज किया था उसको कैन इट बी रिसाइकिल्ड। इफ एनीथिंग कैन बी रिसाइकिल्ड दैट इज शोन। उसके बाद फिर वेस्ट जो निकलता है, अब वेस्ट में भी देख रहे हो कि कई तरह की चीजें इसमें दिखाई हुई हैं। सबसे पहला तो एक जो सॉलिड एरो से बना हुआ है वो रीयूजेबल वेस्ट इन अनदर ऑपरेशन। इसका मतलब है कि जो जितना मटेरियल अनयूज्ड रह गया है, जो फिर वेस्ट की तरह इसके बाहर इस यूनिट से बाहर निकल रहा है, if it is reusable in the next operation or in another plant or in another unit operation, तो वो शो करते हैं कि मतलब इससे जो है वो आउटपुट निकल रहा है, लेकिन उसको हम दूसरे यूनिट ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। तो वो तो रीयूज वाला हो गया। अब जैसे बताया था रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवरी, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रिसाइकिल, कौन सी चीज रिसाइकिल कर सकते हैं, कौन सी चीज रीयूज कर सकते हैं, और क्या रिकवर कर सकते हैं।
तो एक तो रिसाइकिल वाला हो गया, वहां शो कर दिया व्हाट कैन बी रिसाइकिल। फिर रीयूज क्या चीज कर सकते हैं और किस यूनिट में, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस यूनिट में उसको रीयूज करेंगे या सेम यूनिट में रीयूज करेंगे, वो इंडिकेट करते हैं। और उसके अलावा फिर रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, विच थिंग्स कैन बी रिकवर्ड, वेस्ट वाटर, कितना वाटर इनपुट हुआ था, कितना यूज हुआ और कितना वेस्ट की तरह बाहर निकल रहा है। लिक्विड वेस्ट फॉर स्टोरेज एंड और ऑफ साइट डिस्पोजल। अब लिक्विड वेस्ट जो निकल रहा है वो स्टोरेज इसलिए लिखा है कि अगर उसमें से कोई चीज रिकवर करनी है, रिकवर करने के पहले उसको स्टोर करना है, या उस लिक्विड वेस्ट को किसी और सब्सिक्वेंट यूनिट ऑपरेशन में यूज करना है, या फिर नहीं यूज करना है, वो जस्ट वेस्ट है, तो उसका ऑन साइट डिस्पोजल करना है या ऑफ साइट डिस्पोजल करना है, वो इंडिकेट किया जाता है। फिर सॉलिड वेस्ट फॉर स्टोरेज एंड और ऑफ साइट डिस्पोजल, सेम थिंग स्टैंड्स फॉर सॉलिड वेस्ट ऑल्सो। If it is being stored, maybe something is to be recovered from there, otherwise disposal, is it on-site disposal or off-site disposal. And like this, similar type of flow chart has to be shown for every unit operation in the industry, because these are the things which the audit people will look at. So industry has to prepare such type of flow chart for every unit operation in the industry, which gives a whole summary of that particular unit operation, what is input, what is output, how much is the waste। और एक ऊपर इसमें वो भी है, गैसियस एमिशंस भी है, अगेन क्योंकि सॉलिड लिक्विड वेस्ट नीचे दिखाया और गैसियस वाला क्योंकि ऊपर की तरफ वो निकल के जाता है, इसलिए उसको ऊपर को दिखाया है गैसियस एमिशन। So input, all kinds of materials that you input, and not only materials, air, water, energy, catalyst, whatever. So raw materials means chemicals and all those things, and apart from those things, air, water, energy and catalyst are also shown in input separately. And then what are the products, byproducts, etc. What are the effluents? Effluents means emissions, solid, liquid, gaseous. And then recycle, reuse and recovery. What is being recycled, what is being reused and what is being recovered. So it's a very straightforward flow chart and to be shown for every unit operation, because that is, and not only this, there is a lot of data that has to be shown to actually audit people in audit. इसमें डिटेल में एकदम देना होता है कि मतलब यूनिट ऑपरेशन में क्या स्टोइकियोमेट्री यूज करते हैं, वो भी आगे जो है बताएंगे आपको, और उसमें केस हिस्ट्री में भी बताएंगे कि बिल्कुल कि मतलब इतने किलोग्राम दिया, इतने ग्राम दिया, फिर इस स्टोइकियोमेट्री में यूज हुआ तो कितना बचा। और इंडस्ट्री में दूसरी चीज होती है, शायद पहले बताया था कि एक्सेस में यूज करते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल के रेफरेंस में बताया था, पर यहाँ पे भी इंडस्ट्री में ये होता है कि वही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले कोर्स में दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताया था, वही यील्ड बढ़ाने के लिए। तो सेम फिलॉसफी जो है वही यहाँ इंडस्ट्री में भी होती है कि एक्चुअली प्लांट की या यूनिट ऑपरेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कहीं कहीं पे कुछ रिएजेंट्स या इनपुट मटेरियल जो है वो एक्सेस में यूज करते हैं। So some raw materials or input required for unit operation are kind of deliberately given in excess, so that you get more efficiency, you get more more percentage of product,
and the unit operation is more efficient. So that is why the audit people look at the stoichiometry of the reaction that is taking place in the unit operation, and what type of efficiency you are getting, because as the industry gets old, as the equipment gets old, then efficiency of some machinery also goes down, and the overall efficiency of the unit operation also goes down. So then some modifications may be needed, or some enhancement in technology may be needed, so that you come back to more efficiency, है ना। तो ओवर द इयर्स, जैसे 10-15 साल कोई इंडस्ट्री चल गई है, उसके बाद में ऑब्वियस है कि जिस समय इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी तो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और प्लस 15 साल में जो है वो कुछ यूनिट ऑपरेशंस की एफिशिएंसी जो है वो गिर गई है, क्योंकि मशीनरी जो यूज़ कर रहे हैं वो ओल्ड स्टाइल की हो गई है, कुछ ख़राब हो गई है, किसी की एफिशिएंसी कम हो गई है। तो उसी को ईयरली बेसिस पे ऑडिट में वे आउट करते हैं, और जैसे एफिशिएंसी गिरती है तो वैसे जो है मॉडिफिकेशंस सजेस्ट करते हैं, जिससे कि बेसिकली इंडस्ट्री का ही नुकसान ना हो, और जो है एफिशिएंसी थोड़ा सा मेंटेन्ड रहे और प्रॉफिट रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये चूंकि बड़ा इम्पोर्टेंट सा डायग्राम है, ये बड़ा इट्स काइंड ऑफ हार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, तो इसलिए ये तो जस्ट डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, जो ब्लू बैकग्राउंड में बना हुआ है। उसके बाद फिर ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, अक्टूबर 1993 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सेकंड पेज में तो कुछ नहीं है, वही गाइडलाइंस। फिर थर्ड पेज छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, है ना। प्रीफेस या फॉरवर्ड में एक ही सेंटेंस ये इम्पोर्टेंट है कि what is actually environmental audit? Audit is an exercise of self-assessment to minimize the generation of waste and pollution potential. दोनों चीजें जो अभी मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, ये एक इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री की ड्यूटी होती है कि उन्हें खुद से ऑडिट करा के ईयरली रिपोर्ट जमा करनी होती है। तो वो मतलब अपने आप अपना असेसमेंट करवा रहे हैं कि उनकी एफिशिएंसी कैसी चल रही है, और एफिशिएंसी के साथ साथ जो है वो पॉल्यूशन भी लिंक्ड होता है, बिल्कुल जिस तरीके से कि ऑटोमोबाइल की चलते चलते फिर जो है एफिशिएंसी गिरने लगती है, पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी जो है जैसे जैसे इंडस्ट्री ओल्ड होती जाती है तो वेस्टेज बढ़ता जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, और एफिशिएंसी जो है वो घट जाती है। सो इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू maintain the efficiency, minimize the waste and to keep the pollution under control. अब एक एक चीज ऐसे बताते जाएंगे, उसके साथ में लिखते भी जाइए। आप रजिस्टर खोल लो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखते जाओ, क्योंकि ऐसे जो है आप देख लेना बाद में, लेकिन ये ऑडिट वाला जो है वही अगेन पीपीटी बहुत बड़ा है, 90 स्लाइड का, तो इसलिए रजिस्टर खोलो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो पहला, व्हाट इज एनवायरमेंटल ऑडिट। इफ इट्स अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन and you have to tell what is environmental audit, उसका आंसर लिखिए कि what is environmental audit. Environmental audit is a self assessment exercise
environmental audit is a self-assessment exercise carried out by industry yearly to maintain the efficiency of its unit processes या unit operations, to maintain the efficiency of its unit operations, minimize the waste and keep the pollution under control. तो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज होती है जो इंडस्ट्री खुद से करती है ईयरली, मतलब एक्सपर्ट्स को बुला के, और जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बनी रहती है, वेस्ट मिनिमाइज्ड रहता है और पोल्यूशन जो है अंडर कंट्रोल रहता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा नहीं है कि ये प्रीफेस से लास्ट सेंटेंस पढ़ दे रहे हैं कि दी नोटिफिकेशन, मतलब यही जो रेगुलेशन है इसका ऑडिट वाला, ये बताता है इंडस्ट्री को कि इट रिक्वायर्स दैट एन एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March be submitted to concerned State Pollution Control Board SPCB before 30th September of same year। तो मतलब ये रेगुलेशन होता है कि वही मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके बाद अप्रैल से अगस्त तक का टाइम मिलता है इनको ऑडिट कराने के लिए, और फिर सितंबर तक ऑडिट की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है, अब ये तो कुछ एक पर्टिकुलर उसका दिया है, ये छोड़ दीजिए, ऑडिट टीम्स वगैरह। और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में, मतलब इस पीपीटी में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सब ये इंडेक्स है। एनीवे इंडेक्स भी छोड़ दीजिए, और उसके बाद में आप सीधे आइए स्लाइड 8 पर, इंट्रोडक्शन। स्लाइड 8 दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं, जैसे लिखा है गॉन आर द डेज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट प्रॉफिट मेकिंग। वही जो मैंने बताया पहले, इकोनॉमी बेस्ड होता था डेवलपमेंट, तो इकोनॉमी बेस्ड में जस्ट प्रॉफिट देखते थे एंड एनवायरनमेंट वाज ग्रॉसली नेग्लेक्टेड। लेकिन अब ये नहीं होता, इट इज़ बीइंग रियलाइज्ड दैट इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट should go hand in hand to achieve sustainable development। ये 93 का डॉक्यूमेंट है, जब नया नया सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और जब एनवायरनमेंट को लिंक किया गया डेवलपमेंट के साथ में, तो उसी समय ये फिर कुछ साल बाद जो है ऑडिट वाला भी रिक्वायरमेंट आया। तो वही इंट्रोडक्शन में दिया है कि जो है ये क्यों आया। ठीक है, एक दूसरी और थोड़ा मतलब जैसे डिटेल्ड डेफिनेशन है एनवायरमेंटल ऑडिट की, स्लाइड 9 पे, जहाँ दिया फिलॉसफी ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट डेफिनेशन। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग इज अ मैनेजमेंट टूल comprising a systematic, documented, periodic and objective evaluation of how well the management systems
are performing with the aim of waste prevention and reduction, assessing compliance with regulatory requirements, facilitating control of environmental practices by a company's management, and placing environmental मैम हाँ मिल बता नहीं मैम मिल नहीं रहा है ये कौन सा खोल लिया है वो केस हिस्ट्री वाला नहीं खोलना दो पीपीटी हैं बेटा मैम एक ही है मैम ऑडिट का एक ही है भेजी आप क्लासरूम में मैम वही वाला है बस वो 19 केस स्लाइड का हिस्ट्री है वाला हैं यस मैम 90 वही है स्लाइड्स 19 पेजेस है ना हाँ वही 88 है ना स्लाइड्स जिसमें उसकी स्लाइड 9 पे जाओ 9 नंबर पे मैम वो वाला नहीं है हम लोग क्लासरूम पे नहीं है वो 88 वाला नहीं है क्लासरूम पे नो मैम वो नहीं है अच्छा केस हिस्ट्री वाला है अच्छा हाँ क्योंकि उसमें वो है फ्लो चार्ट रुक जाओ तब हम भेज रहे हैं 1 सेकंड कोई बात नहीं अभी भेज रहे ओके मैम 1 सेकंड तो भेजना जरूरी है हाँ उसमें वो फ्लो चार्ट था तो वही 88 वो एक्चुअली वही कंफ्यूजन 88 स्लाइड वाला हमने सोचा कि फिर तुम लोग कहाँ तक उसको देखोगे शायद उसी चक्कर में नहीं भेजा था 1 सेकंड भेज रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं एक सेकंड मैंने एक्चुअली टैबलेट से पढ़ाते हैं टैबलेट तो जियो से कनेक्ट किया हुआ है 1 मिनट और ये दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है मेरा लैपटॉप
अपलोड हो रहा है, 90 स्लाइड का है तो इसीलिए इसमें देखो पोस्ट तो हो गया। केस हिस्ट्री वाला पड़ा था, ये वाला नहीं था। पोस्ट तो कर दिया, देखो खुल रहा है, लेकिन ये अभी वो ऐसे नहीं दिखा रहा जैसे दिखाना चाहिए। फर्स्ट स्लाइड अभी नहीं दिख रही इसमें, यस मैम। या तो अभी भी लोड कर रहा है, एक से हम खुद ही खोल के देख रहे हैं। अभी लगता है लोड पूरी तरीके से हुआ नहीं। तुम लोग को दिख रहा है? क्योंकि हाँ खुल गया, अब लोड यस तो हो गया। यस मैम। खुल रहा है, खुल रहा है। उसमें 9th स्लाइड पे जाओ, देखो खुल जाए तब बताओ। देखो फर्स्ट पेज पे वो बना है यूनिट ऑपरेशन का, जो फ्लो चार्ट जो बता रहे थे। फिर से चलते हैं शुरू से। खुल नहीं रहा मैम, एक मिनट रुकिए। यहाँ मैंने खोल के तो देखा, वहीं से क्लासरूम से खोल के देखा। खुलेगा वो, एक्चुअली वही चक्कर है, थोड़ा बड़ा है ना। फिर से चेक करते हैं। खुला कि नहीं? यस मैम, अभी ओपन हो। एक तो इन्होंने इतना हौची पौची कर दिया वो यूट्यूब वाले चैनल के चक्कर में कि वो कभी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री वाले पे चला जाता, कभी कहीं। खुल रहा है कि नहीं? यस मैम, खुल गया। खुल गया तो 9th स्लाइड पे जाओ। अच्छा शुरू में फर्स्ट स्लाइड पहले देख लो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट स्लाइड में वो ब्लू वाला खुला, ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर जो बना हुआ है यूनिट ऑपरेशन का, प्लांट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन, पहली स्लाइड। यस मैम। ठीक है, इसमें ये एरो से दिखाया हुआ है जो हम बता रहे थे, रॉ मटेरियल्स इनपुट, गैसियस एमिशंस, गैसियस आउटपुट। लेफ्ट हैंड साइड में कैटलिस्ट, वाटर और एयर एनर्जी इनपुट। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, कैटलिस्ट,
क्योंकि कैटलिस्ट अनचेंज्ड रहेगा, तो मतलब इनपुट आउटपुट, ऊपर रॉ मटेरियल्स जो जा रहे हैं यूनिट ऑपरेशन में, फिर नीचे रिसाइकिल का एरो बना हुआ है सर्कुलर, मतलब कौन सी चीज रिसाइकिल हो रही है, और नीचे रीयूजेबल वेस्ट which if it is being reused, in which operation it is being reused, और नीचे राइट साइड में रिकवरी और वेस्ट वाटर कितना निकल रहा है, लिक्विड वेस्ट, और लिक्विड वेस्ट स्टोरेज में जा रहा है कि ऑन साइट या ऑफ साइट डिस्पोजल में जा रहा है, सॉलिड वेस्ट अगेन जो स्टोरेज के लिए जा रहा है कि या ऑन साइट और ऑफ साइट डिस्पोजल के लिए जा रहा है। दिख गया पूरा? किसी यूनिट ऑपरेशन को इंडस्ट्री के मतलब हर एक यूनिट ऑपरेशन को इस तरीके से व्यू करके देखते हैं कि कौन सा यूनिट ऑपरेशन है, उसमें कौन सी चीजें अंदर जा रही हैं, कौन सी चीजें बाहर निकल रही हैं, क्या रिसाइकिल हो रहा है, क्या रिकवर कर रहे हैं, क्या रीयूज कर रहे हैं, और आउटपुट में जो है मतलब एक तो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट वाला आउटपुट हो गया, कैटलिस्ट तो खैर ठीक है, ऑब्वियसली जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, और बाकी जो है जो वेस्ट है उसमें से कितना रिकवर रीयूज कर रहे हैं और कितना स्टोरेज में ले जा रहे हैं सब्सिक्वेंट रिकवरी के लिए या रीयूज के लिए, और कितना जो है ऑन साइट या ऑफ साइट डिस्पोजल के लिए ले जा रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से किसी भी हर यूनिट ऑपरेशन को इंडस्ट्री के इस तरीके से ऑडिट वाले वे आउट करके देखते हैं। मतलब इतनी चीजें हर यूनिट ऑपरेशन की ऑडिट वालों को देखनी होती है। और यूनिट ऑपरेशन का मतलब है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें एक यूनिट ऑपरेशन हुआ जहाँ पे कि बिल्कुल मतलब धागा बनता है, फिर दूसरा यूनिट ऑपरेशन हुआ जहाँ धागे से फिर जो एक कपड़ा बनता है, फिर एक यूनिट ऑपरेशन हुआ जहाँ पे मॉर्डेंटिंग होती है, फिर एक यूनिट ऑपरेशन हुआ जहाँ डाइंग होता है, इस तरीके से। तो डिफरेंट जो है यूनिट ऑपरेशन होते हैं कि मतलब कहाँ पे रंग, कहाँ पे जो है धागा बनता है, फिर कपड़ा बनता है, फिर उसका कलर होता है, और फिर कलर की फास्टिंग होती है, इस तरीके से। सो एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स वन यूनिट ऑपरेशन। दे आर ऑल डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन। और हर यूनिट ऑपरेशन में क्या चीज अंदर गई, क्या बाहर निकली, कितना इफ्लुएंट बाहर निकला, कितना पानी वेस्ट हुआ, कितना एनर्जी गई अंदर गई, कितना बाहर निकली, ये इस टाइप का जो है पूरा डिटेल्स हर यूनिट ऑपरेशन का रखा जाता है। उससे ऑडिट वाले जो है वे आउट करते हैं। क्या वे आउट करते हैं? उस यूनिट ऑपरेशन की एफिशिएंसी देखते हैं कि इनिशियली जब इंडस्ट्री का प्रपोजल गया था, जब इस्टेब्लिश हुई थी, उस समय इसकी क्या एफिशिएंसी थी, और जितने भी साल हो गए हैं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुए या जितना भी टाइम हो गया है, उस टाइम के बाद आज की तारीख में उसकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या एफिशिएंसी है, और अगर एफिशिएंसी कम हो गई है तो किस मशीनरी, किस यूनिट ऑपरेशन की कहाँ पे एफिशिएंसी जो है कम हुई है, और उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। यही काम होता है ऑडिट का, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड 2 में देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट 93-94 का है, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर 93 में प्रपोज किया गया था और 1993 से चला आ रहा है। नीचे इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दिया हुआ है, क्योंकि ये सब गाइडलाइंस जो हैं दे आर डिवाइज्ड बाय CPCB, दैट इज द जॉब ऑफ CPCB. So it's a document from CPCB. Then in the fourth slide, in the beginning of foreword,
it is written, environmental audit is an exercise of self-assessment to minimize the generation of waste and pollution potential. इसी से मैंने सिंप्लीफाई करके ऑडिट की डेफिनेशन तुम लोग को लिखवाई कि environmental audit is a self-assessment which is done by industry yearly and to minimize the generation of waste, to look at the efficiency and to reduce the pollution being created by the industry. So in very brief, सबसे brief definition जो audit की है वो ये है कि ये इंडस्ट्री की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, ईयरली एक्सरसाइज है, जिसमें कि जो वेस्ट जनरेशन है उसको मिनिमाइज करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. और फिर जो है इसी स्लाइड में, फोर्थ स्लाइड में एक नीचे का सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि हर ईयर द नोटिफिकेशन रिक्वायर्स दैट एन एनवायरमेंटल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March be submitted to the concerned state pollution control board before the 30th September of the same year. मतलब 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद से लेके सितंबर तक का टाइम होता है इंडस्ट्री के पास ऑडिट करने के लिए और ऑडिट की रिपोर्ट बनाने के लिए और ऑडिट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या स्टेप्स लिए वो सब शो करने के लिए, और फिर वो सब बना के करके वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उनको सबमिट करना होता है 30 सितंबर के पहले. ये तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है ऑडिट का जो अभी एकदम ब्रीफ में बताया, और जो दूसरा जो पीपीटी है उसमें बाद में बताएंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरा ऑडिट का प्रोसीजर. अब ये 5th स्लाइड छोड़ दो, 6th स्लाइड छोड़ दो, 7th स्लाइड छोड़ दो और 8th स्लाइड पे जाओ जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है. इसके ऊपर वाली स्लाइड्स में केवल कंटेंट्स दिए हुए हैं कि किस स्लाइड में, मतलब डॉक्यूमेंट है उसका पीपीटी बनाया हुआ है तो वो जस्ट दिया हुआ है किस पेज नंबर पे क्या है. एनीवे स्लाइड 8 में इंट्रोडक्शन जहाँ पे दिया है यहाँ से बता रहे थे कि मतलब इसका जो है वो बेसिस क्या है ऑडिट का. इसमें मैंने बीच में से बताया था कि जहाँ पे लिखा है गॉन आर द डेज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट प्रॉफिट मेकिंग एंड एनवायरनमेंट वाज ग्रॉसली नेग्लेक्टेड, जो मैंने सीबीए में पढ़ाया है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, कि पहले किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे वे आउट करते थे और वो प्योरली इकोनॉमिक बेस्ड होता था या प्रॉफिट मेकिंग एक्सरसाइज होती थी कि इंडस्ट्री अगर उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट अगर ज़्यादा है तो ठीक है इसको करो, और उसमें एनवायरनमेंट का कुछ नहीं देखते थे. और फिर जब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया है तो ये वही 91 वगैरह के बाद में 86 में होलिस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना, उसके और थोड़ा 3-4 साल बाद में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया और उसके फिर 1-2 साल बाद ये ऑडिट वाला आया. और इस सब के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और होलिस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सबको कंसीडर करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये था कि अब जो है एनवायरनमेंट को लेके चलना है. तो उसी पे ये कमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि गॉन आर द डेज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन मेंट प्रॉफिट मेकिंग एंड एनवायरनमेंट वाज नेग्लेक्टेड. It is being realized that industry and environment
should go hand in hand so as to achieve sustainable development, because this is a document from 1993 when sustainable development had just started. So it was realized that environment has to be taken care of along with the developmental criteria. ठीक है, और उसी की लाइट में इसमें लिखा हुआ है द ग्रोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन and the complexity of this problem. This problem means this sustainable development with increasing risk from regulatory controls needs an effective management tool so as to prevent pollution and to make pollution control programs cost effective and feasible. तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया और इंडस्ट्रीज को पुश करना था कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के चलो, तो ऐसे खाली रेगुलेशन बनाने से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसको और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर ये ईयरली एनवायरनमेंट ऑडिट का रूल बनाया गया. सो इट्स अ टेक्निक टू kind of pressurize the industries to follow sustainable development and to force them to look at the environment. वही next line में दिया, environmental audit is a technique being introduced for integrating the interest of industry and the environment so that these could be mutually supportive. क्योंकि पहले इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट का कोई लिंक नहीं था. इंडस्ट्री वाज जस्ट अ मनी मेकिंग मशीनरी, प्रॉफिट मेकिंग, एंड दे डिडंट केयर अबाउट एनवायरनमेंट. तो इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पुश करने के लिए ये ईयरली एनवायरमेंटल ऑडिट की स्कीम इम्पोज करी गई, जिससे कि इंडस्ट्रीज को फोर्स किया गया कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द environment, and to take care of the environment you have to give all these details for every unit process in the industry, and what you are recycling, what you are reusing, how much is the efficiency of each unit process, and how much waste is being generated, and where you are disposing the waste. So all this is related to the environment protection. This technique is basically a part of industry's internal procedures in meeting their responsibilities towards better environment. तो ये environmental audit को इस तरीके से लाया गया कि उसको इंडस्ट्री की ही एक जो है इंडस्ट्री के ही इंटरनल प्रोसीजर में इंटीग्रेट कर दिया कि उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको ईयरली ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसमें उनको अपने हर यूनिट प्रोसेस की एफिशिएंसी, इफ्लुएंट, कहाँ उसको डिस्पोज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको बतानी होंगी. और वो बहुत सारा डेटा होता है, जैसे अभी एक केस हिस्ट्री में बताएंगे. वो सिंपल डेटा नहीं होता है, बहुत डेटा होता है जिसमें जगह जगह से पूरी इंडस्ट्री में इफ्लुएंट ले लेके उसमें उनको दिखाना पड़ता है कि किस यूनिट प्रोसेस के बाद में क्या चीज वेस्ट वाटर सॉलिड में जा रही है और उसको इवेंचुअली वो कहाँ लेके जा रहे हैं. सो इट्स क्वाइट एन एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज, और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एक्सरसाइज है, सेल्फ असेसमेंट है जो इंडस्ट्री को करना होता है. ठीक है, तो अब जो है ये फिर इसमें वही बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उसको छोड़ दो. फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे कि स्लाइड 9 पे आप जाओ. स्लाइड 9 पे जहाँ फिलॉसफी ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट और डेफिनेशन दी हुई है, तो ये हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो ऑडिट की डेफिनेशन दी है, दिस इज लाइक अ मोर डिटेल्ड डेफिनेशन. जो मैंने अभी लिखवाई है वो एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखवाई है. उसके बाद डिटेल्ड डेफिनेशन ये दी है कि एनवायरमेंटल ऑडिटिंग
is a management tool comprising a systematic, documented, periodic, and objective evaluation of how well the management systems are performing with the aim of waste prevention and reduction, assessing compliance with regulatory requirements, facilitating control of environmental practices by companies' management, and placing environmental information in the public domain. तो हम एक्चुअली सिंप्लीफाई कर करके इसीलिए डेफिनेशन लिखवा रहे हैं क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो जैसे लीगल मिक्स्ड बहुत उस टाइप की लैंग्वेज है जो एकदम हार्डकोर जो इंडस्ट्री की लैंग्वेज होती है, इसीलिए अपनी लैंग्वेज में वही लिखवा रहे हैं। तो ये एक डिटेल डेफिनेशन है ऑडिट की कि वो एक तरीके का मैनेजमेंट टूल है जिससे कि पीरियोडिक है क्योंकि ईयरली देना होता है, और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है कि वो इंडस्ट्री मतलब कैसा कर रही है, उनका वेस्ट प्रिवेंशन रिडक्शन कैसा चल रहा है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ कंप्लायंस कैसा चल रहा है, और इन जनरल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस उनकी कैसी चल रही हैं। और ये एक ऐसा मैनेजमेंट टूल है जिससे कि ये इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से लेके पब्लिक डोमेन में चली जाती है, ओपन डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसको पब्लिक भी देख सकती है। तो बेसिकली ऑडिट का ये मोटिव था कि जिससे ये चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि इंडस्ट्री जो है एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है और कितना कंप्लायंस उनका चल रहा है और कैसे कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मतलब जैसे एक एकदम ब्रीफ डेफिनेशन हो गई, अब एक डेफिनेशन और लिख लो, डिपेंडिंग की क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्या आपको याद रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिख सकते हो, बट नॉट in the language in which it is exactly written in this PPT क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत ही वैसी है। एक डेफिनेशन आप और लिख लो, अगेन डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट डाल के लिख लो। ये दूसरा तरीका है और डिटेल्ड तरीका है ऑडिट को डिफाइन करने का कि एनवायरमेंटल ऑडिट इज अ मैनेजमेंट टूल। Environmental audit is a management tool of industry which is yearly objective evaluation, of the performance of yearly objective evaluation of the performance of their unit processes, yearly objective evaluation of their unit processes, that is waste रिडक्शन, मतलब उनका अपना असेसमेंट होता है, वेस्ट रिडक्शन, कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, वेस्ट रिडक्शन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, and environmental protection, waste reduction compliance with regulations and environmental protection. This information is placed in public domain, open to all. This information is placed in
public domain, open to all. ओपन टू ऑल होता है तो उनको सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि जो उसमें शो करते हैं कि इफ्लुएंट जो निकल रहा है वो कितना हार्मफुल इफ्लुएंट है और उसको वो कहाँ ले जाके मिक्स कर रहे हैं, वो उसमें ओपन जाता है तो उनको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उसमें शो करना पड़ता है कि कहाँ आपने एंड में ले जाके उसको डिस्पोज किया, कहाँ मिक्स कर दिया। अब बाकी तो इसमें ये आपके ऊपर है कि कितना इसमें पढ़ के देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अब सीधे हम तो ब्रीफ में नोट कराएंगे, इसलिए सीधे आपको जाना है स्लाइड 10 पर। स्लाइड 10 पे जहाँ पे दिया बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट। ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इन्होंने 8 बेनिफिट दिए हैं। एक तो बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट और फिर एम ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, ये दोनों चीजें जो हैं लिखवाएंगे। खाली अभी हम खाली जो है ये बेनिफिट्स जो हैं जस्ट पढ़ के समझा दे रहे हैं इसी से। Environmental auditing has far-reaching benefits to industry, to the society and the nation at large। ये तो मतलब लार्ज पिक्चर है ऑडिट की कि इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल होता है, सोसाइटी के लिए भी, और इन दी एंड जो है पूरे नेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है ऑडिट प्रोसीजर। क्या बेनिफिट होता है? डिटरमाइंस हाउ वेल द प्रोसेस सिस्टम्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स आर परफॉर्मिंग एंड आइडेंटिफाइज ऑपरेशंस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। ये तो है ही है कि इंडस्ट्री में कहाँ परफॉर्मेंस सही आ रही है, एफिशिएंसी सही आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर आइडेंटिफाइज पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स which can be accrued through reduction in raw material consumption by way of waste minimization and adoption of recycle recovery, reduction in pollution load। तो कैसे बेनिफिशियल होता है? क्योंकि इसमें हर चीज का वही जैसे बताया था पूरा मतलब स्टोइकियोमेट्री देनी पड़ती है रिएक्शन की, और स्टोइकियोमेट्री के एक्सेस में जो यूज करते हैं, क्योंकि अक्सर इंडस्ट्री में एक्सेस में यूज करते हैं, तो मतलब स्टोइकियोमेट्री में अगर 1:4 चाहिए तो पता चलेगा उसके बजाय 1:6 ले रहे हैं या 2:6 ले रहे हैं, वॉट, तो वो पता लग जाता है कि कितना ये ओवर इसमें ले रहे हैं सिंपली यील्ड लाने के लिए, और उसमें से कितना रिसाइकिल रिकवर कर पा रहे हैं और कितना वेस्ट हो रहा है, उससे पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जो हैं उसमें सामने आ जाती हैं। इंक्रीजेज अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो तो है ही है, जब पूरा वे आउट करके देखेंगे तो इंडस्ट्री को अपनी जो एनवायरनमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसका बार बार एहसास दिलाने के लिए ये ईयरली ऑडिट प्रोसीजर उसमें हेल्पफुल होता है। helps in understanding the technical capabilities and attitude of environmental organization in a company। तो टेक्निकल कैपेबिलिटी पता लग जाती है कि मशीनरी जो है कौन सी पुरानी हो गई है, कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है, कहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, या प्रोसेस इटसेल्फ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और क्योंकि ऑडिट में जैसे बाद में बताएंगे वो इंडस्ट्री के हर लेवल के एम्प्लॉयज़ से 1-to-1 बेसिस पे वो बात करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि कंपनी में लोगों का एटीट्यूड कैसा है एनवायरनमेंट के लिए, कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एटीट्यूड है भी कि नहीं है। प्रोवाइड्स अप टू डेट एनवायरमेंटल डेटा बेस फॉर यूज इन प्लांट मॉडिफिकेशन इमरजेंसीज एटसेट्रा। मतलब एनवायरनमेंट वाला जो जितना डेटाबेस होता है पूरा डाटा जो है वो आ जाता है, और उसके बेसिस पे उस डाटा के बेसिस पे मॉडिफिकेशंस ऑडिट टीम
ऑडिट टीम का स्पेशली जो टेक्निकल वाले लोग होते हैं वो सजेशन मॉडिफिकेशन बताते हैं. Unravels surprises and hidden liabilities due to which regulatory risk and exposure to litigation can be reduced. कभी कभी ऐसा होता है कि हायर अथॉरिटीज को नहीं पता चल पाता है कि प्लांट में कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे रिस्क बढ़ गया है, और जिसकी वजह से जो है मतलब उनके ऊपर लीगैलिटीज जो हैं वो बढ़ गई हैं. तो ऑडिट प्रोसीजर में जब सारी चीज़ें चेक होती हैं तो कभी कभी हायर अथॉरिटीज को कुछ जो हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी पता चल जाता है. Ensures independent verification, identifies matters needing attention and provides timely warning to management on potential future problems. वो तो है ही. एक जब ऑडिट में एक एक यूनिट प्रोसेस उसका इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी सब चेक करते हैं तो पता चल जाता है, उसे टाइमली वार्निंग हो जाती है कि कहाँ पे कुछ दिक्कत आने वाली है प्लांट में, एटलीस्ट वो चीज चेक हो जाती है. तो डिजास्टर मतलब एक तरीके से थोड़ा कहने का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि जो है वो चीजें चेक होती हैं तो पता लग जाता है कहाँ पे फ्यूचर में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं. Helps to safeguard environment and assists in complying with local, regional and national laws and regulations with the company's policy and with the environmental standards. ये तो खैर है ही है. ऑडिट प्रोसीजर का काम ही यही होता है कि कंप्लायंस देखना. वही चीज लास्ट पॉइंट में लिखी है कि पता लग जाता है कि कितना ये कंप्लाई कर रहे हैं और कितना ये नहीं कंप्लाई कर पा रहे हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशंस को और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशंस को. और जैसे मैंने कहा था इसमें पीपीटी में क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बहुत डिटेल में दी हुई हैं तो आज तो खाली वही ब्रीफ वो लिखवा दी है डेफिनेशन. नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर ये अब ये लिखवाएंगे कि इससे ऑडिट के क्या बेनिफिट्स हैं, या मतलब what are the benefits या जो है what are the good points of audit, why audit is necessary. सबका सेम ही जवाब है कि ऑडिट से मतलब क्या क्या फायदा होता है, बेनिफिट क्या होता है, क्यों एसेंशियल है, उसमें भी घूम फिर के यही आ जाएगा. और फिर उसके बाद में एम ऑफ ऑडिट के एकदम एम क्या है. तो ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इसमें इसलिए लिखवा देंगे, नहीं तो कभी जो है किसका आंसर किस में लिखोगे वो, क्योंकि वो होता सब बहुत सिमिलर सा है. तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से स्टार्ट करेंगे. पहले बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखवा देंगे, उसके बाद में फिर एम ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ठीक है.